नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ट्रांसम्यूट पे, जहां हम लोग मिलकर अपनी चेतना को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करते हैं और अपने शरीर को और भी ज़्यादा स्वस्थ बनाते हैं, जिससे कि हमारा ये शरीर एक मंदिर की तरह हो जाए, जिसमें परमपिता परमात्मा का अंश हमारी आत्मा रहती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी जो रक्षक है, हमारी रक्षा प्रणाली, वो कैसे भक्षक बन जाती है। और इस एपिसोड में हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हुए आगे देखेंगे कि ये जो भक्षक है, हमारी मतलब रक्षा प्रणाली जो हम लोग को खाने लगती है, वो किन कारणों की वजह से वो उत्पन्न होती है। जब तक हम अपने शत्रु को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हम उससे नहीं लड़ सकते। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए, हमारा ये जो भक्षक है बिल्कुल पुराने राक्षसों की तरह है, जो हम लोग दादी नानी की कहानियों में सुना करते थे, बिल्कुल उसी राक्षस की तरह है। जैसे उस राक्षस की जान पूरी एक तोते में बसती थी और राक्षस उस तोते को पिंजरे में छुपा कर कहीं अंदर रखा करता था, और कहानी का नायक जब आता था तो उस राक्षस से लड़ के और उस तोते को मार देता था, तो राक्षस मर जाता था। उसी तरह हमारा ये जो भक्षक है, इसकी भी जान एक तोते में बसती है, और हम लोग आज उसी तोते के बारे में जानेंगे इस वीडियो में आगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे भी मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम शब्दों में और आसान से आसान तरीके से आप लोग को सारी बातें समझाऊं, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट्स हैं और बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। लोग उलझे रह जाते हैं कि उनको कौन सी प्रक्रिया यूज़ करनी है, कैसे किसको यूज़ करना है। कुछ लोग कुछ यूज़ करने लगते हैं और वो उल्टे बीमार ही और ज़्यादा ही बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि गिलोय का जूस पीजिए, गिलोय का जूस पीजिए। और जब लोग गिलोय का जूस इतना ज़्यादा पीने लगे कि पता चला उनका लीवर ही खराब होने लगा। तो क्या चीज़ को कितना लेना है, कैसे करना है, इन्हीं सब चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम शब्दों में आप लोग के तक पहुँचा सकूँ और आप लोग को समझा सकूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, उनको सरल शब्दों में समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी जो कहानी है उसमें भक्षक का जो तोता है वो है स्ट्रेस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, स्ट्रेस। स्ट्रेस ही आज के डेट में सारी बीमारियों का जड़ है। हमारी जितनी भी बीमारियां, हम लोग जो भी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उसका पूरा पूरा जो सबसे मेन कारण है वो स्ट्रेस है। अब आप लोग समझते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस वही है जो हम लोग कोई भी काम को नहीं कर पाने की कोशिश में जो तनाव हम लोग जो झेलते हैं, या कोई बहुत कठिन कार्य कर रहे हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं और हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, उसी को आप लोग स्ट्रेस समझते हैं। या फिर साधारण भाषा में समझे कि एक फ्लाइट और फ्लाइट वाला जो स्टेट होता है माइंड का, उसी को स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस ऐसा नहीं है। स्ट्रेस बहुत व्यापक रूप से हमारे जीवन में, हमारे मानसिक अवस्थाओं में बसा हुआ है। स्ट्रेस को और डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप स्ट्रेस को डिटेल में नहीं समझेंगे, तब तक आप इन बीमारियों से अपना बचाव नहीं कर सकते, अपने आप को सही नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छा छोड़िए, इसको आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस पे फोकस करते हैं। स्ट्रेस क्या है? तो जो सिंपल डिफिनेशन में हम लोग स्ट्रेस के बारे में समझे, स्ट्रेस इससे कहीं ज़्यादा है। स्ट्रेस, मैं अगर साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, आपकी वास्तविकता और आपके सोच के बीच की जो दूरी है, यही आपका स्ट्रेस है। एकदम सिंपल भाषा में, स्ट्रेस हर जगह है। स्ट्रेस के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता, स्ट्रेस के बिना आप ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिनरी स्ट्रेस जो है, वही सबसे बड़ा घातक है। अगर रियल स्ट्रेस होगा तो उस काम के खत्म होने के बाद वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जैसे कोई एक समस्या हमारे जीवन में आती है, छोटी सी समस्या है, हमको उसको सुलझाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाए, तो हमको एक तनाव महसूस हुआ, और वो समस्या खत्म होने के बाद वो तनाव हमारा मिट जाता है। लेकिन जो इमेजिनरी स्ट्रेस है, जो हम केवल इमेजिन करके स्ट्रेस बनाते हैं, एक्चुअल में वो नहीं होता है। एक्चुअल में कुछ और ही हो रहा होता है। हम एक इमेजिन करते हैं कि हमको आज ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आज हम वैसे नहीं हैं।
इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही तनाव है। आज के डेट में हर कोई तनाव में है। प्रधानमंत्री तनाव में है, उनका चपरासी तनाव में है। एक रोजगार वाला भी तनाव में है, एक बेरोजगार भी तनाव में है। ऐसा नहीं है, रोजगार को, बेरोजगार आदमी को अगर आप रोजगार दे देंगे तो वो तनाव से हट नहीं जाएगा, उसको और अलग टाइप का तनाव होने लगेगा। तो इसलिए हर कोई तनाव में है। और ये तनाव क्यों हो रहा है? तनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने इस बॉडी का मैनुअल नहीं अच्छे से पढ़े हैं। हमारी ये जो बॉडी है इस पूरे पृथ्वी में सबसे उन्नत मशीन है, जिसके पास इमोशंस है। और हम लोग कोई भी घर में कोई भी नया टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, माइक्रोवेव लाते हैं, उसको चलाने से पहले उसका मैनुअल पढ़ते हैं। पर ये जो शरीर है इसका हम लोग मैनुअल नहीं पढ़ते, मैनुअल नहीं जानते, ये शरीर कैसे काम करता है ये नहीं जानते। इसी वजह से आपको तनाव है। अच्छा, मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग की तरीके से थोड़ा सा आप लोग को स्ट्रेस को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे स्ट्रेस को समझने में बहुत आसानी है। हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम दो चीज़ों को प्लॉट करते जाएंगे एक किसी टाइम पे। मान लीजिए जैसे कोई एक डेट ले लेते हैं, उस दिन मेरी एक्चुअल स्थिति क्या थी और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी। मेरी एक्चुअल स्थिति क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, मेरी एक्चुअल स्थिति क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी। अब हमारे पास दो बिंदुओं की एक लाइन बन जाएगी और इन्हीं दोनों लाइन की जो बीच की दूरी है वही तनाव है। हर समय आप जो एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी उस समय क्या है, इसी के बीच की जो दूरी है वही तनाव है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी मासिक तनख्वाह जो है एक 10,000 रुपये, मतलब मंथली सैलरी मेरी 10,000 है, ठीक है। और मुझे कोई 5,000 का कोई सामान खरीदना है, ठीक है। अब मैं 5,000 का सामान खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो मेरी हैसियत के अंदर है। मैं हर महीने 10,000 रुपये लाता हूँ, मैं 5,000 का कोई भी सामान खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे कोई सामान पसंद आता है जो कि 10,000 रुपये का है। अब मैं इस 10,000 के चीज़ को खरीदने की कोशिश करता हूँ और 10,000 ही मेरी सैलरी है। तो मुझे अब मेरी एक्सपेक्टेशन है 10,000 का सामान खरीदने का और मेरी हैसियत नहीं है उस 10,000 के सामान को खरीदने की। अब मुझे यहाँ पे तनाव होगा मेरे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में, क्योंकि 10,000 रुपये मैं एक बार में दे तो सकता हूँ, लेकिन महीना कैसे चलाऊंगा वो भी देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो तनाव होगा वो थोड़ा थोड़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होगा। हो सकता है मैं उधार उधार लेके इधर उधर से और किसी तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर लूँ और मैं खरीद भी सकता हूँ, या फिर अगर उसको 10,000 का कोई सामान है तो उसको क्विट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तनाव रहेगा और ये तनाव 10,000 का है। लेकिन अगर मैं किसी दोस्तों से मुझे कोई एक सामान देखता हूँ किसी के पास और फिर मैं उस सामान को खरीदने की कोशिश करता हूँ जिसकी कीमत 50,000 रुपये, अब सोचिए कि मेरा तनाव का लेवल क्या होगा। क्योंकि मैं चाह के भी, अगर मेरी 10,000 की तनख्वाह की अगर हैसियत है प्रति महीने की, तो मैं 50,000 के सामान को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो रहूँगा कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ से अपने एसेट्स को इकट्ठा करूँ और इस सामान को खरीदने की कोशिश। और यही ये तनाव बढ़ता जाता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। रियलिटी में उसकी मेरी जो औकात है वो 10,000 रुपये की है और मैं सामान खरीदने की कोशिश करता हूँ 50,000 की। अच्छा, ये तनाव तो मैक्सिमम आज के डेट में जितने भी सैलरीड पीपल्स हैं वो झेलते ही रहते हैं। चलिए एक और तनाव देखते हैं जो युवाओं में बहुत ज़्यादा है। एक लड़का या लड़की का एग्जांपल ले लेते हैं। एक लड़की जो है वो ऐसा सोचती है कि उसका जो प्रेमी है हमेशा समय से आए, उसकी सारी बातें माने। मगर जो उसका प्रेमी है, जो लड़का है, वो वैसा ही है जैसे लड़के होते हैं, सुनना हमको किसी की नहीं है, मानना हमको किसी की नहीं है। अब ये लड़की हमेशा कोशिश में लगी रहेगी कि कैसे ये लड़का मेरी बात सुने, ठीक है। लड़का को सुनना नहीं है, तो ये लड़की हमेशा उस तनाव में रहेगी जो उसने अपने मन में अपने प्रेमी की जो छवि बना रखी है और रियलिटी में जो उसका प्रेमी है। मान लीजिए कि उसने अपने मन में एक किसी मर्यादित व्यक्ति का अगर कोई इमेजिनेशन कर रखा है और उसका जो एक्चुअल जो बॉयफ्रेंड है वो उसका बिल्कुल अपोजिट है।
तो उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अगर उसने थोड़ा उससे कम रखा होगा तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। लड़का तो सुधरने वाला है नहीं, तो वो लड़की उसको सुधारने की कोशिश में हमेशा तनाव में रहेगी। धीरे धीरे करके अगर ये रिलेशनशिप उनका लॉन्ग टाइम तक चल जाता है, तो हर दिन जब वो लड़की उस लड़के से मिलेगी वो उस तनाव को झेलेगी, क्योंकि कुछ आदतें उस लड़के की उस लड़की को पसंद नहीं आएगी। धीरे धीरे करके ये आदत जो है उसकी लाइफ स्टाइल में चली जाएगी। ठीक है, वो हमेशा तनाव में रहने लगेगी, हर बात पे चिड़चिड़ाहट के साथ बिहेव करेगी, सब कोई को चिड़चिड़ाहट के साथ रिस्पॉन्स करेगी। मान लीजिए उनका ये रिलेशनशिप टूट भी जाता है, बट ये जो चिड़चिड़ापन है उसके अंदर अब विराजमान हो गया है। वो फ्यूचर में चल के अपने पति को भी वैसे ही कंपेयर करने लगेगी और वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली जाएगी। और ये जो डिप्रेशन वाली लाइलाज बीमारी है वो शुरू कहाँ से हुई? उसकी अपेक्षाओं की वजह से। उसने अपेक्षा किया था कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वैसा उसको नहीं होगा। अब ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है और यही धीरे धीरे करके फ्यूचर में उसको डिप्रेशन में ले जाती है। अच्छा, ये तो चलिए डिप्रेशन की कहानी हो गई। इसी केस को थोड़ा सा पलट देते हैं। प्रेमिका और प्रेमी की जगह पति पत्नी को रख दीजिए। अब सबको पता है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। एक ही चीज को सोचने की दो अलग अलग तरह की तकनीकें होती हैं। उसी चीज को पुरुष दूसरे तरीके से सोचेगा, उसी चीज को महिला जो है दूसरे तरीके से सोचेगी। अब घर की महिला चाहती है कि मेरा पति जो है ऐसा हो, पति चाहता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने लग जाते हैं। अच्छा, दोनों नहीं बदलना चाहते क्योंकि आप सबसे ज़्यादा परिवर्तन को रेसिस्ट करते हो। आप चेंज कभी नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, आप नहीं चाहते कि कोई आपको चेंज करे। ठीक है, अब ये पति पत्नी एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। अब ये लड़ाइयाँ धीरे धीरे करके, प्रेमी प्रेमिका तो अलग हो सकते थे, लेकिन पति पत्नी इस संसार में अलग नहीं हो सकते, हमारी जैसा जिस सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। और धीरे धीरे करके इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जाती है, ये कलेश धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते ये लोग समय के अपने 40s 50s में पहुंच जाते हैं। अब ये रेगुलर जो ये इनकी लाइफ से जो स्वीटनेस गायब हुई है, इसी वजह से इनको डायबिटीज हो जाता है। जिसका अहम जितना बड़ा होगा उसको उतना जल्दी डायबिटीज लगेगा। डायबिटीज होने का सीधा सा कारण है आपकी लाइफ से स्वीटनेस चला गया। आप लोग देख लीजिएगा, आपके घर में जो भी डायबिटीज का मरीज होगा वो लाइफ में स्वीटनेस को एंजॉय नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से वो स्वीट आप अपने मुंह से नहीं खा सकता, क्योंकि उसका ये बढ़ जाता है, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि कैसे आपकी अपेक्षाएं जो हैं वो डायबिटीज तक पहुंच गई। एक और केस लेते हैं, जिस लड़के की मैंने मतलब खुद की मैंने कहानी जो सुनाई थी, अब इसी केस को आगे ले जाते हैं। अब मान लीजिए कि वो 50,000 का सामान खरीदना चाहता है और खरीद नहीं पाता है। ठीक है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में आती जाएंगी, उसकी सैलरी कम है और वो हमेशा एक अभाव में जीता जाएगा कि मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी कम है, मैं ये नहीं खरीद पाता हूँ, मैं वो नहीं खरीद पाता हूँ, मेरी वो नहीं खरीद पाता हूँ, और उसकी सैलरी कम रहती है। अब धीरे धीरे करके वो हमेशा जो ये पैसे का अभाव को जीते जाएगा, ये अभाव उसके अंदर रच बस जाएगा। और इसी लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और उसकी ना मतलब फाइनेंस की कमी हो जो जो जूझता रहा पूरे जीवन में, इसकी वजह से उसको लोअर बैक पेन हो जाएगा। और समय से उसने ध्यान नहीं दिया उस लोअर बैक पेन को, तो आगे चल के लैम्बर स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोअर बैक पेन, लोअर बैक के एरिया में उसको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। आप लोग खुद अपने घर में एक दो एग्जांपल देखिएगा, जिनको लोअर बैक पेन हो रहा है उसमें से
चोट वगैरह की स्थिति या कोई और डिग्रेड है या कुछ और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह है तो वो एक अलग केस है। नहीं तो ज़्यादातर जो लोग लैम्बर रीजन L1 L2 L3 L4 L5 में समस्याओं से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। वो उनकी जो सोच है, वो जो चीज़ खरीदना चाहते हैं या जो चीज़ वो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और वो किन्हीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं पूरा कर पाते हैं, ऐसे ही लोगों को लोअर बैक पेन होती है। अभी तो मैंने 3-4 ही बीमारियों का जिक्र किया है कि कैसे आपके तनाव की वजह से बीमारियां आपको लगती हैं। होता क्या है, पहले आप तनाव से ग्रसित रहते हैं जिसकी वजह से आप कोई इमोशंस डेवलप कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल कमी से जूझ रहे हैं तो आप हीन भावना का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है, आप आपकी पत्नी आपका नहीं सुन रही है जिसकी वजह से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है। आप फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ में जी रहे हैं और किसी को अच्छा देखते हैं तो आपके अंदर जेलस की भावना आती है, ईर्ष्या भावना आ जाती है। तो इसी तरीके से ये जो इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी का गेम है ना, जितनी भी आपके निगेटिव इमोशंस हैं वो सारी इन्हीं सब वजहों से होती है, क्योंकि हम लोग जो है अपनी इमेजिनरी लाइफ में ही जीना चाहते हैं। और आगे लिस्ट और भी बीमारियों का है, आगे और भी बीमारियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बीमारियों को छोड़ते हैं, हम लोग का तो मेन उद्देश्य है कि कैसे हम लोग को सही होना है। अच्छा, कैसे हम लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं? बहुत आसान है। इन बीमारियों का कारण क्या है? इन बीमारियों का कारण है वही तनाव, जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच की दूरी है। अगर हम लोग इस दूरी को अगर ख़त्म कर देते हैं तो ना स्ट्रेस होगा, ना तनाव होगा, ना हमको कोई बीमारी हो। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। अगर हम लोग कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो हम लोग की लाइफ में ग्रोथ खत्म हो जाएगी। भाई सपने देखेंगे नहीं तो उन सपनों को पूरा करने के बारे में सोचेंगे कैसे? और सोचेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? भाई व्हेन स्काई इज द लिमिट, तभी तो हम लोग ऊपर ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को आप वहीं रहने दीजिए। आप बस अवेयर हो जाइए कि आपकी रियलिटी क्या है। जस्ट एक्सेप्ट योर रियलिटी। होश पूर्वक इस समय को, आपकी जो हैसियत है इसको बस मान लीजिए कि मेरी ये हैसियत है, या मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, या मुझे ऐस ऐसी प्रेमिका मिली है, या ऐसा मुझे पति मिला है, ऐसा मुझे बच्चा मिला है, मेरी नौकरी ऐसी है कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये। बस इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप सपने मत देखिए, सपने देखिए, तभी तो आप उनको पूरा करने की कोशिश करें। रियलिटी समझ लीजिए कि मेरी ये स्टेटस है। अब मैं इस स्टेटस से ऊपर उठने के लिए सारी अपनी जो ताकत है वो मन में लड़ने के बजाय अपना पूरी जो शक्ति है वहां लगा दूं कि कैसे मैं ऊपर उठूं। भाई मेरी सैलरी कम है, मैं दूसरा कुछ और काम करूंगा, ट्यूशन पढ़ाऊंगा बच्चों को, या कुछ वैसा काम करने लगूंगा, कोई दूसरा जॉब ढूंढूंगा जहां से मुझे एक अच्छी सैलरी मिले। अगर मेरी प्रेमिका नहीं सुन रही तो छोड़िए, आगे बढ़िए, दूसरी प्रेमिका ढूंढिए ना। क्या जरूरी है कि उन्हीं के साथ रहना? इतना आसान नहीं है। इसी अवेयरनेस को ही हम लोग सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप अवेयर हो सकते हैं और कैसे आप स्वीकार कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं। ठीक उसी तरह अब जब आपको बीमारियां लग गई हैं तो हम लोग बीमारी लगने के बाद भी तनाव में आ जाते हैं कि ये बीमारी मुझे कैसे हो सकती है। मैं तो जिंदगी में कभी मीठा खाता ही नहीं था, मुझे डायबिटीज हो कैसे सकता है? मुझे हाइपरटेंशन कैसे होगा? मेरे को तो कोई तनाव ही नहीं है, मुझे कैसे हाइपरटेंशन हो जाएगा? हम लोग को जब बीमारियां पकड़ लेती हैं तो हम लोग उन बीमारियों से भी लड़ने लग जाते हैं। तो जिंदगी में कभी भी वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। पहले तो आपने तनाव लेके उन बीमारियों को पैदा किया, आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको हीलिंग प्रोसेस को आपने खराब करके बीमारी पैदा की। अब वो बीमारियों से भी आप लड़ने लग जाइए तो आपका हीलिंग प्रोसेस उसको कभी नहीं ठीक करेगा। बीमारियों को ठीक करने के लिए भी आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपने लिए सजग रहेंगे, होशपूर्ण अपनी बीमारियों को समझेंगे, आप उतना जल्दी ठीक हो। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं।
और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे, और भी बीमारियों पे चर्चा करेंगे कि कैसे वो बीमारियां होती हैं, उनके पीछे क्या मानसिक कारण होते हैं। आप खुद से भी उन कारणों को कोरिलेट करके देखिएगा कि वो बीमारियां जो आपको हो रही हैं, क्या वो आप भी वैसी मानसिक अवस्थाओं से जूझ रहे हैं क्या। अगर आप उन मानसिक अवस्थाओं को चेंज कर देंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, या फिर आप उन बीमारियों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग ने मेरे वीडियो को यहाँ तक सुना। यहाँ तक सुनने के लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे वीडियो को यहाँ तक सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ।